हेलो फ्रेंड्स। आज हम हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है समास। समास हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। यह स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम में 3 या 4 नंबर का ज़रूर आता है। समास बहुत ज़्यादा कठिन टॉपिक भी नहीं है, ये बहुत ही आसान है। पर लेकिन थोड़ी सी मेहनत तो करनी ही पड़ती है, कुछ पाने के लिए थोड़ा सा मेहनत तो करना ही पड़ता है ना। समास बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। आज मैं आपको समास को इतनी अच्छी तरीके से कराऊंगा कि आपको ये याद हो जाएगा। बस आप इसके बाद जो मैं बात बताऊं आधे घंटे के लिए पढ़ाई कर लेना, ठीक है, इस वीडियो खत्म होने के बाद में। तो समास क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण, ठीक है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण। समास को हम समस्त पद भी कहते हैं। पद का मतलब होता है शब्द, ओके। समास को हम क्या बोलते हैं? समस्त पद भी कहते हैं। समस्त समस्त पद, ठीक है। समास को हम समस्त पद भी कहते हैं। कभी कभार समास ना लिखकर एग्जाम में समस्त पद लिखकर आ जाता है, तो आप घबराएं नहीं, ये समस्त पद का मतलब भी समास ही होता है, ठीक है। और समास होता क्या है? समास दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना हुआ एक शब्द होता है, ठीक है। अब समास के भेद देख लेते हैं। ये यहाँ पर परिभाषा लिखी हुई है। समास दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने शब्द को समास कहते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेपीकरण, ओके। समास के भेद कितने होते हैं? देखो, समास वैसे तो कई पार्ट्स में बटा हुआ होता है, पर लेकिन हम मतलब जैसे तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास के भी आगे कई भेद होते हैं। तो हम सीधे सीधे याद करने के लिए, शॉर्ट में याद करने के लिए हम चीज़ों को बांट लेते हैं। जैसे कि तत्पुरुष समास है ना, नंबर 1 तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और अव्ययी भाव समास। तत्पुरुष समास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसके कई सारे टाइप होते हैं। द्वंद्व समास बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। बहुब्रीहि समास थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला होता है। तत्पुरुष समास का एक टाइप होता है कर्मधारय कर्मधारय समास, उससे थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। कौन सा समास? बहुब्रीहि समास। अव्ययी भाव समास थोड़ा सा अच्छा होता है और इसका ज़्यादा आता भी नहीं है पेपर में। तत्पुरुष समास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके टॉपिक सबसे ज़्यादा हैं, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज भी करता है, ठीक है। तो तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं अब हम उसको देख लेते हैं। तत्पुरुष समास के ये भेद होते हैं। कर्मधारय समास तत्पुरुष समास का ही पार्ट होता है। द्विगु समास तत्पुरुष समास का ही पार्ट होता है। लुप्त कारक चिन्ह समास ये भी तत्पुरुष समास का ही पार्ट होता है। उपपद समास ये भी तत्पुरुष समास का ही पार्ट होता है। लुप्त पद समास ये भी तत्पुरुष समास का ही पार्ट होता है, ठीक है। ये जैसे कि आपने देखा था, यहाँ पे द्वंद्व समास लिखा है और यहाँ पे द्विगु समास लिखा है, तो ये दोनों एक ही नहीं है, इन दोनों में बहुत फर्क है। पर लेकिन ये दोनों ही बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। इसको हम आगे देखते हैं। तो याद रखना ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, द्वंद्व समास और द्विगु समास, ठीक है। अब देखो, तत्पुरुष समास का पहला टाइप था कर्मधारय समास। ये टाइप को हम रीअरेंज भी कर सकते हैं, कोई बाद में कोई पहले आ सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास क्या होता है? कर्मधारय समास होता है जैसे कि दो शब्दों का मेल होता है, जैसे नील प्लस कंठ। समास तो होता है ये शब्दों का मेल, समास का मतलब ये होता है कि दो शब्दों का मेल, ठीक है। इसमें नीलकंठ है, नीलकंठ का मतलब होता है नील प्लस कंठ। तो कर्मधारय समास में नीलकंठ का मतलब होता है नीला कंठ, है ना। चुकंठ नीला कंठ का मतलब होता है गला, नीला कंठ, ये कर्मधारय समास है। नीलकमल, अब वैसे तो देखो ये कंफ्यूज करने वाला भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि बहुब्रीहि समास में भी आया था और कर्मधारय समास में भी आया था। तो बहुब्रीहि समास में ये किस तरह से आ जाता है? नीलकंठ, नीलकंठ का मतलब हम क्या जानते हैं? नीलकंठ मतलब होता है शिव जी। अगर ये बात शिव जी की हो रही है तो ये बहुब्रीहि समास है। पर लेकिन यहाँ पर बात किसकी हो रही है? नीले कंठ की, मतलब कंठ के कलर की बात कर रहे हैं, ना कि शिव जी की बात। तो यहाँ पर ये क्या है? कर्मधारय समास। अभी आप और करोगे तो समझ में आता जाएगा, ठीक है। नीलकमल, नीला कमल, तो यहाँ पर कमल के कलर के बारे में बात हो रही है, नीला कमल, बस। इससे ज़्यादा हमें नहीं सोचना, कोई तीसरा मतलब नहीं निकालना है। पीताम्बर, पीताम्बर का मतलब होता है पीत प्लस अंबर। पीत का मतलब पीला और अंबर का मतलब होता है वस्त्र। अंबर का मतलब वस्त्र भी होता है, अंबर का मतलब आसमान भी होता है। तो ये आपको पर्यायवाची में देख लेना चाहिए, ठीक है, पर्यायवाची पढ़ते समय, ठीक है। बस उसकी भी वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है। महादेव, महादेव का मतलब यहाँ पर महादेव शिवजी वाला महादेव नहीं है। अरे शिवजी वाला महादेव होगा तो बहुब्रीहि समास होगा, है ना। पर लेकिन यहाँ पर ये कौन सा समास है? महादेव कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास है, इसका मतलब क्या हुआ? महान देवता,
ठीक है। तो अगर आपके पास पेपर में आएगा तो दोनों एक साथ ऑप्शन में नहीं आएंगे, दोनों आएंगे तो एक ऑप्शन ऐसा होगा कि दोनों सही हैं। जैसे कि ए में दे दिया आपको कर्मधारय समास, बी में दे दिया आपको बहुब्रीहि समास, और सी में दे दिया आपको सी में दे दिया आपको अपादान समास। तो आप बोलोगे ए और बी दोनों सही हैं, ठीक है। और आपको कर्मधारय या बहुब्रीहि में से एक आएगा तो आप आराम से लगा ही लोगे, ठीक है। तो कुछ ही ऐसे होते हैं जो कि कंफ्यूज करते हैं, सारे ऐसे नहीं होते हैं ना कर्मधारय के। जैसे महादेव, महा प्लस देव मतलब महादेव महान देवता, ऐसा देवता जो महान है, ठीक है। नील गाय, नील गाय का मतलब क्या होता है, नीली है जो गाय, मतलब यहाँ पर गाय के कलर की बात करी जा रही है, ठीक है। अच्छा मान लो नील गाय का मतलब होता है एक हिरण की टाइप भी होता है, अगर हिरण का टाइप वाला नील गाय होता तो इसका मतलब क्या होता है, वो बहुब्रीहि समास हो जाता, ठीक है। परमानंद, परमानंद का मतलब होता है परम है जो आनंद। नीलकंठ, नील का कंठ का मतलब है नीला है जो कंठ, जैसे कि अभी आपको बताया था इस वाले में। कर्म धारने में तो नीलकंठ का मतलब होता है नीला है जो कंठ, और बहुब्रीहि में नीलकंठ का मतलब होता है शिव जी, ठीक है। महात्मा, महात्मा का मतलब है महान है जो आत्मा, तो ये हो गया। सत धर्म, सत है जो धर्म, तो ये सत धर्म होता है, ठीक है। अधपका, अधपका आधा है जो पका, तो इस तरह के आधा है जो पका, जो पका है ना, जो पका जो है ना, है जो, इस तरह के जो शब्द आते हैं कर्म धारय में आते हैं, ठीक है। अब द्विगुणी समास, द्विगुणी समास सबसे ज्यादा आसान है और द्वंद्व समास भी सबसे ज्यादा आसान है। द्विगुणी समास का मतलब होता है, द्विगुणी का मतलब आप याद कर लीजिए बस, द्विगुणी का मतलब होता है संख्यावाचक। अगर आपको ये शब्द याद हो गया कि द्विगुणी का मतलब क्या होता है संख्यावाचक, तो आप कभी नहीं बोलोगे कि द्विगुणी समास क्या होता है। अगर आपको द्विगुणी पता चल गया तो द्वंद्व को आप ऑटोमेटिक फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। द्विगुणी का मतलब होता है संख्या, संख्या मतलब नंबर्स। जैसे कि यहाँ पर लिखा है पंचवटी, पंचवटी, तो पंचवटी का मतलब क्या है, पांच, तो पांच बटी, पांच बट, तो पंचवटी का मतलब है पांच बट, तो यहाँ पर संख्या आ गई, संख्या का मतलब द्विगुणी। शताब्दी, शताब्दी का मतलब होता है सौ, सौ अब्दों, अब्दों का मतलब होता है 100 वर्षों का समूह, ठीक है। तो अब्दों का वैसे मीनिंग भी याद कर सकते हो, अब्दों का मतलब वर्ष, ठीक है। चतुर्भुज, चतुर्भुज का मतलब होता है चार भुजाओं वाला। तो यहाँ पे जो भी चीजें आती है द्विगुणी समास में संख्या वाली आती हैं, ठीक है। आपको पता चल जाएगा जहां पर संख्या है वह द्विगु समास है। अब देखो, अब आता है लुप्त कारक समास, ठीक है। ये भी तत्पुरुष का ही सब टाइप है। जो द्विगु समास था वो भी तत्पुरुष समास का ही टाइप था, है ना। और कर्मधारय समास भी तत्पुरुष समास का ही टाइप था, और लुप्त कारक समास भी तत्पुरुष समास का ही टाइप है। तो लुप्त कारक छिन्न तत्पुरुष समास के भी कई टाइप होते हैं। आप इस टेबल को थोड़ा सा अपने पास बना लीजिए, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में बना लेना। इसको आप थोड़ा सा याद कर लोगे तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा पेपर में तत्पुरुष समास से ही आता है, है ना। तो देखो इसमें कौन कौन से तत्पुरुष समास होते हैं, मतलब लुप्त कारक तत्पुरुष समास में ही कई होते हैं, जैसे कि कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, आपदान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास, ये होते हैं ना। तो कर्म तत्पुरुष समास में क्या होता है कि विभक्ति का लोप हो जाता है। अब देखो, लोप का मतलब होता है कोई चीज गायब हो जाना। तो इसमें क्या है कि हमारे जो शब्द होते हैं दो शब्दों से मिलकर बना होता है, छोटा सा शब्द होगा उसका मतलब देखेंगे तो कुछ ऐसा बन रहा हो कि बीच में को आए, अगर को आ रहा है तो कर्म तत्पुरुष समास हो जाता है। जिस तरह से कि एक कर्म तत्पुरुष समास में क्या हो सकता है, स्वर्गवास, स्वर्ग को बास, तो को आया ना, स्वर्ग को बास। तो अभी आपके पास इसके एग्जाम्पल आएंगे तो आप थोड़ा सा अच्छी तरह से समझ में आने लग जाएगा। अब करण तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास में क्या होता है, करण में आता है से या द्वारा। अब देखिए से उसमें भी आता है अपादान में, पर दोनों का मतलब अलग अलग होता है। से करण में आता है तो इसका मतलब होता है किसी चीज के थ्रू या किसी चीज के द्वारा, करण में। और जब अपादान में आता है तो दो चीजों को सेपरेट करने की बात करता है से, है ना। जैसे कि देश निकाला, देश से निकाला हुआ, तो देश से अलग कर दिया किसी को, तो देश निकाला हो गया, तो ये अलग हो गया, है ना। तो ये क्या हो गया, अपादान तत्पुरुष समास। अब देखो संप्रदान में होता है, संप्रदान तो दान आ रहा है, संप्रदान वाला दान याद रखना और किसी का मत रखना, अपादान का याद मत रख लेना। संप्रदान में दान का मतलब होता है के लिए, मतलब कोई काम किसी चीज के लिए होता है, जैसे रसोई घर, रसोई के लिए, वो रसोई के लिए घर, है ना। इस तरह से कई सारे शब्द होते हैं। अब देखो संबंध तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास में का की के ऐसे आते हैं, मतलब कोई चीज एक दूसरे के मतलब जैसे राम की किताब, तो राम की किताब, राम पुस्तक अगर ऐसा होता तो राम की किताब, तो इस तरह से संबंध बता देते हैं ना। आकाश गंगा, आकाश की गंगा, तो आकाश गंगा, तो इस तरह से ये होते हैं संबंध तत्पुरुष समास, का की के आ जाते हैं। जो आकाश की किया है ना, की
तो आकाश की गंगा। जो संबंध तत्पुरुष समास होता है। अधिकरण तत्पुरुष समास में क्या आता है, मैं और पर आता है। अधिकरण का मतलब होता है कि किसी चीज पर तुम्हारा अधिकार होना, है ना, या किसी चीज पर तुम्हारा अधिकार होना या पजेशन होना। पजेशन इंग्लिश का वर्ड है। पजेशन का मतलब होता है कोई चीज तुम्हारी है, ये बात है ना। जैसे कि मेरा तुम्हारे पास मोबाइल है ना, तो तुम्हारा तो पोजीशन होता है, इस तरह की चीज़ों को बोलते हैं। अब देखो ये जो हमने पढ़े हैं, अब इन्हीं के टाइप देखो, इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं। कर्म तत्पुरुष को, करण तत्पुरुष को, संप्रदान तत्पुरुष को, अपादान तत्पुरुष को, संबंध तत्पुरुष को, अधिकरण तत्पुरुष को। ठीक है। कर्म तत्पुरुष क्या होता है? कर्म तत्पुरुष समास, इसमें क्या बताया था अभी आपको, कर्म में आता है को से हमें पहचान करनी कर्म। जैसे कि यहाँ पर आया गृह कट। गृह कट मतलब गृह को काटने वाला, तो गृह को काटने वाले में क्या हो जाएगा, को आया। को का मतलब कर्म तत्पुरुष समास हो गया। स्वर्गवास, स्वर्गवास का मतलब क्या हो गया, स्वर्ग को प्राप्त। तो इसके मीनिंग भी आप याद कर लीजिए, कभी कभार ऐसे भी आ जाते हैं। स्वर्गवास आ गया तो उसके चार ऑप्शन होंगे, स्वर्ग में प्राप्त, जिसके पास स्वर्ग है, तो इस तरह से स्वर्ग को प्राप्त इसका मीनिंग होता है। सही, ये भी आ सकता है आपके लिए। ठीक है, तो ये को आ गया। जो ये जो को है ना, आप एक मिनट, को, ये जो को आप देख रहे हो, इसी से पहचान होती है कि कर्म तत्पुरुष समास है। अब कर्म तत्पुरुष समास में मैंने आपको बताया था से आता है या के द्वारा आता है। एक से होता है जो कि एक चीज को दूसरी से अलग करता है, वो आता है आपादान में। यहाँ पर करण तत्पुरुष समास है। करण तत्पुरुष समास में क्या होता है, से आता है। से मन से चाहा, है ना, जैसे मन चाह को वो क्या बोलते हैं, मन से चाहा हुआ। बिहारी रचित, बिहारी द्वारा रचित। ठीक है, इन्हें बोलते हैं करण तत्पुरुष समास। ये सब तत्पुरुष के ही टाइप चल रहे हैं। जैसे कि हमने पढ़ा कर्मधारय तत्पुरुष समास, वो भी तत्पुरुष था। फिर हमने पढ़ा द्विगु तत्पुरुष समास, वो भी तत्पुरुष था। अब हम पढ़ रहे हैं कर्म तत्पुरुष समास, तो ये भी तत्पुरुष का ही टाइप है। ठीक है, ये सब तत्पुरुष के ही टाइप हैं। करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास तो याद रखना है ना। इसके अलावा जो अलग होते हैं वो तीन और होते हैं। अभी आपको ऊपर हेडिंग में लिखवाया था ना समास के टाइप, तो उनके अलावा तीन और होते हैं। तत्पुरुष समास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको देख लीजिए क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मैटर होता है। अब आया था संप्रदान। संप्रदान का मतलब होता है के लिए। जैसे कि रसोई घर, तो रसोई घर का मतलब हो गया रसोई के लिए घर, है ना। मार्ग, मार्ग व्यय, तो मार्ग के लिए व्यय, तो ये मार्ग व्यय हो गया। ठीक है। अपादान, अपादान का मतलब होता है से निकाला हुआ ना, तो से मतलब अलग करने की बात करते हैं। तो अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अपादान में भी से आता है, करण में भी से आता है। अपादान में जो से आता है उसका मतलब होता है किसी चीज को दूसरी चीज से अलग कर देना। तो यहाँ पर क्या है, देश निकाला। देश निकाला का मतलब क्या होगा, देश से निकाला। ऋण मुक्त, ऋण मुक्त का मतलब क्या होगा, ऋण से मुक्त, मतलब कर्जे से मुक्त। ठीक है, अलग हो गया ना कर्जे से, पहले कर्जे के साथ जुड़ा होता, अब कर्जे से अलग हो गया, तो इसमें हो गया अपादान। ठीक है, अलग करने का। अलग करने का जहाँ बात आती है तो वहाँ अपादान होता है, अपादान। ठीक है। अब आता है संबंध तत्पुरुष समास। तो इसमें क्या होता है, संबंध तत्पुरुष समास में एक चीज का दूसरी से संबंध बताया है। जैसे गंगा का संबंध जल से बता रहे हैं, तीनों का संबंध नाद से बता रहे हैं। जैसे गंगा जल, गंगा जल में क्या है, गंगा का जल, तो यहाँ पर संबंध बता रहा है का की के, कुछ भी आ सकता है ना, का भी आ सकता है, की भी आ सकता है, के भी आ सकता है। गंगा का जल, गंगा जल। दीनों के नाथ, दीनानाथ। ठीक है। अब आता है अधिकरण। अधिकरण में क्या होता है, नगरवास। अधिकरण में होता है नगरवास। अधिकरण में क्या होता है, मतलब अधिकरण में पजेशन होता है, नगरवास नहीं, पजेशन। अधिकरण में होता है पजेशन। पजेशन का मतलब होता है कोई चीज, किसी चीज से हमारा संबंध होना, अधिकार होना, अधिकार होना। ठीक है। नगर में वास, जिस नगर में वास करता है वो नगर है ना, तो नगर में वास। तो इनकी पहचान क्या होती है, जैसे शब्द आ जाता है ना, जैसे कि मैं आ गया, पर आ गया, ये इसकी पहचान होती है। नच समास, नच समास मैंने अभी आपको शायद बताया नहीं, हाँ, तो नच समास भी होता है एक। नच समास भी तत्पुरुष का ही समास होता है। ये बहुत ही ज़्यादा आसान है, आपको एक बार में याद रह जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नस का मतलब देखो आपको सुनने में आ रहा होगा, नस नेगेटिव बात सी आ रही है ना, ना कर रहा है, तो ये हमेशा ना ही करता रहेगा। ठीक है, इसको ज़्यादा याद करने में दिक्कत नहीं होगी। नच तत्पुरुष समास में क्या होता है, ना आता है, और ना को हम ना तो नहीं लिखते, जैसे कि हम इंग्लिश में अन कर देते हैं, इम कर देते हैं। ठीक है ना, फॉलो अनफॉलो, तो अन आ गया। ऐसे हिंदी में आ कर देते हैं, आ या अन कर देते हैं किसी चीज को ना करने के लिए, तो असभ्य हो गया। तो असभ्य का मतलब जो सभ्य नहीं है, ना सभ्य। अनंत, जो जिसका अंत नहीं है, अनंत हो गया। मतलब यहाँ पर आ जाता है, इन शब्दों में आ जाता है, आ। ठीक है, आ जाता है। असंभव, संभव तो नॉर्मल शब्द है, संभव नहीं हो उसको क्या बोलेंगे, असंभव बोलेंगे। ठीक है। पॉसिबल होता है, पॉसिबल का, पॉसिबल का नस, नस क्या होता है, मतलब इंग्लिश के हिसाब से देखें तो पॉसिबल का क्या हो जाता है,
इम्पॉसिबल, तो आई एम आ जाता है कभी कभार। ऐसे हिंदी में आ और अन आ जाता है ना करने के लिए, किसी चीज़ को नेगेटिव बनाने के लिए। ठीक है, तो नकारात्मक ये शब्द भी आता है कि कोई शब्द दे रखा है आपके पास और वो पूछे इसमें से नकारात्मक क्या है। ठीक है, तो ये भी हिंदी में आ जाता है, इससे समास की कैटेगरी में नहीं आता पर लेकिन फिर भी आ जाता है, तो आपके काम की चीज़ है वो। ठीक है, असभ्य हो गया। ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं नच तत्पुरुष समास, ये भी तो इसी में आता है। अब आ जाते हैं उपपद। उपपद समास। उपपद, उपपद का मतलब होता है जैसे कि उपपद, जो बाद वाला जो पद है ना उसका कोई मतलब नहीं होता। इसमें देखो उपपद ये बहुत आसान सा है, आप इसको याद कर सकते हो। उपपद में क्या होता है, सिंपल सा है कि उपपद, एक तो वर्ड याद रखो। उपपद, उपपद में सिर्फ एक चीज आती है लास्ट में, इस तरह की चीज आती है कर, कार, कार, चर। मतलब इसका मतलब क्या है, किसी भी काम को करने वाला, जो करने वाला होता है ना, करने वाला है ना, तो एक करने वाला जिसके मीनिंग में निकले करने वाला वाला सेंस, तो वही होता है उपपद समास। तो इसको याद कर लेना उपपद। और उपपद भी तत्पुरुष का ही टाइप होता है, याद रखना है ना, जैसे भूल मत जाना। ऐसा स्वर्णकार, स्वर्णकार को आप क्या कहोगे, है ना, स्वर्ण का काम करने वाला स्वर्णकार हो गया। दिनकर को आप क्या कहोगे, दिन को काम करने वाला, ये तो कहोगे दिनकार, दिनकर, दिन को काम करने वाला दिनकर हो गया। चमक, चर्मकार, चर्म का काम करने वाला, चमड़े का काम करने वाला चर्मकार हो गया। तो ये सब किस में आते हैं, उपपद में। राजनीतिज्ञ, राजनीति को जानने वाला है ना, या राजनीति करने वाला, तो राजनीतिज्ञ ये हो गया। ठीक है, स्वर्ग, स्वर्ग मतलब स्वर्ग को गमन करने वाला, तो ये हो जाता है स्वर्ग को स्वर्ग, स्वयं गमन करने वाला स्वर्ग, स्वयं गमन करने वाला स्वर्ग, है ना। स्वस्थ, स्वस्थ मतलब स्वस्थ स्थिति में रहने वाला, स्वस्थ मतलब स्वस्थ इंसान कौन सा होता है, स्वस्थ रहता है। स्वस्थ स्थिति मतलब यहाँ पर होता है किसी इंसान की बात करी जा रही है एक तरीके से, है ना, किसी इंसान की बात करी जा रही है जिस काम से वो जुड़ा हुआ है, इस काम को करने वाला, उस काम को करने वाला, ये सब होते हैं उपपद समास। ठीक है, अब आता है लुप्त पद। लुप्त का मतलब आपने को पता होना चाहिए, लुप्त मतलब होता है लोप, लोप का मतलब होता है गायब हो जाना, कोई चीज गायब हो जाना। और पद का मतलब क्या होता है, देखो पद का मतलब होता है हिंदी में, पद का मतलब भी होता है शब्द। ठीक है, इसको याद रख लेना, पद का मतलब क्या होता है, शब्द। ठीक है, पद का मतलब क्या होता है, शब्द। तो शब्द ही गायब हो गया मतलब लुप्त हो गया, क्या पद लुप्त हो गया, पद लुप्त हो गया, तो लुप्त पद बन गया। तो लुप्त पद आपको समझ में अपने आप आ जाएगा, जो चीजें गायब हो जाती है, जैसे कि देखो तुलादान, तुलादान, तुला को दान करने वाला है ना, ऐसा तो नहीं। अब देखो इसमें क्या कुछ चीज गायब हो गई। तुलादान का मतलब क्या होता है, तुला से बराबर करके दिया जाने वाला दान, मतलब ऐसा दान जो तोल कर दिया जा रहा है, तो उसे बोलते हैं तुलादान। तो यहाँ पर देखो इतनी चीज को लिख कर नहीं दिखाया गया, ये जो है ना बराबर करके दिया जाने वाला, तो हमने सिंपल में लिख दिया कि तुलादान। तो इसमें ये क्या हो गया, आपका लुप्त पद हो गया, इतना पद लुप्त हो गया। मालगाड़ी, मालगाड़ी क्या होती है, आप खुद बोलता हो, माल को ढोने वाली गाड़ी। ठीक है, तो माल को ढोने वाली गाड़ी है ना, तो ढोने वाली जो शब्द है ये कहाँ गायब हो गया, ये गायब हो गया ना, ये पद गायब हो गए। तो ये पद गायब हो गए तो ये लुप्त पद हो गया, लुप्त पद तत्पुरुष समास। वन मानुष, वन मानुष का मतलब क्या होता है, वन में रहने वाला मानुष, तो वन में रहने वाला ये तो गायब हो गया पूरा, तो वन मानुष हो गया। पर्णशाला, है ना, पर्ण का मतलब होता है घास, इस बात को भी याद कर लेना है, मीनिंग उसमें आपके वर्ड मीनिंग में आ सकता है, मतलब कि ये सिनोनियम में आ सकता है ना, सिनोनियम में आ सकता है, अनेकार्थी शब्द में आ सकता है, जैसे पर्ण का मतलब घास है। ठीक है, मतलब पर्यायवाची में आ सकता है ये। तो पर्णशाला मतलब घास, पर्ण मतलब घास, और शाला मतलब घास की शाला, घास की शाला मतलब घास शाला ढकने वाली शाला तो है नहीं। ठीक है, तो क्या है, घास से बनी हुई शाला, तो घास से जो बात शाला मतलब कि जो छप्पर वगैरह बने होते हैं गाँव में होते हैं, छप्पर है, छप्पर है ना, तो वो घास से ही तो बना होता है, तो उस तरह की उसको बोलते हैं पड़शाला। ठीक है, अब है व्यर्थ। व्यर्थ का मतलब होता है जिसका अर्थ चला गया हो, व्यर्थ। तो ये आपके मीनिंग में भी आ जाते हैं और समास में भी आ जाते हैं। व्यर्थ का मतलब होता है जिसका अर्थ चला गया हो, तो व्यर्थ तो कैसा समास हो गया, ये भी तत्पुरुष समास हो गया। कौन सा तत्पुरुष समास हो गया, द्विगु तत्पुरुष समास। और ये सब वो द्विगु नहीं, सॉरी, ये लुप्त पद तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है, जल कुंभी, जल में उत्पन्न होने वाली कुंभी, तो उत्पन्न होने वाली तो पूरा ही गायब हो गया, तो जल कुंभी बचा। तो ये सब क्या होता है, लुप्त पद समास होता है। तो ऐसे ही जलपोत, जल पर चलने वाला पोत, अश्रु गैस, अश्रु लाने वाली गैस, ये सब क्या है, ये सब शब्द बताते हैं, ये सब शब्द गायब हो गए यहाँ से, यहाँ से गायब हो गए। यहाँ मतलब इनको देखा जाए, असलियत में जाना है, सोचा जाए, तो इनके मतलब ये छुपे हुए हैं, तो इन्हीं को बोलते हैं लुप्त पद समास। और फिर भी ये पूरा तरीके से अपने आप को डिफाइन कर रहे हैं, मतलब ये एक शब्द गायब हो गए फिर भी ये डिफाइन कर रहे हैं जलयान, तो इसी को बोलते हैं लुप्त पद समास। ठीक है,
अब आया था द्वंद्व समास। अभी मैंने आपको बताया था द्विगु समास। द्विगु समास का मतलब होता है, द्विगु समास का मतलब क्या होता है? द्विगु समास का मतलब होता है आपका कि ये संख्या, द्विगु का मतलब होता है संख्यात्मक, मतलब पंचवटी था, चतुर्भुज था, इस तरह के थे। अब आया था द्वंद्व। द्वंद्व का मतलब दो दो चीजें चलती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप उसको द्विगु को याद कर लो, ये अपने आप याद रह जाएगा। द्वंद्व, द्वंद्व में कैसे बात आते हैं, इसमें एक तो योजक चिन्ह आता है बीच में हमेशा, जैसे भाई बहन, गंगा यमुना, पाप पुण्य, आचार विचार, माँ बाप, दाल भात, है ना, खरा खोटा, आगा पीछा। तो इसमें दो तरह के होते हैं, एक तो होता है जिसमें ऐसा सेंस आता है और वाला, एक आता है विकल्पिक, एक होता है वैकल्पिक। द्वंद्व समास वैकल्पिक टाइप का होता है एक तो, और एक होता है नॉर्मल। जैसे भाई बहन, भाई और बहन आ रहा है, मतलब दो के अलग, दो की बात हो रही है। कभी कभी आता है दिन रात, तो दिन रात एक साथ तो नहीं होते, दिन या रात, दिन या रात वाला आ जाएगा तो वैकल्पिक हो जाएगा। तो इस तरह से भी आते हैं, पहले लिखे ऐसे ही जाते हैं ना, योजक चिन्ह लगा के लिखे जाते हैं भाई बहन, ये आपको बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा। इसे क्या बोलते हैं? द्वंद्व। द्विगु नहीं बोलते, द्विगु कैसे बोलते हैं? इसमें संख्या होती है। गंगा यमुना, पाप पुण्य, आचार विचार, माँ बाप, दाल भात, खरा खोटा, आगा पीछा, है ना, ये सब। जैसे खरा खोटा है, खरा या खोटा दो अलग अलग चीज अपोजिट है। खरा अलग चीज होती है, खोटा अलग चीज होती है। तो यहाँ पर वैकल्पिक हो गया, या तो खरा होगा या खोटा होगा। पर लेकिन जैसे कि माँ बाप, ये दोनों ही पॉजिटिव है, आचार विचार दोनों ही पॉजिटिव है। तो कुछ चीज़ ऐसी होती है जो कि दोनों नेगेटिव होती हैं, कुछ होती हैं जो कि दोनों पॉजिटिव होती हैं, जो दोनों अलग अलग होती हैं, तो उसे बोलते हैं वैकल्पिक, मतलब दो में से एक चुनी जाए तो। ठीक है, ये हो गए। इसे क्या बोलते हैं? द्विगु समास, द्वंद्व, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में भाई बहन ऐसे आते हैं, योजक चिन्ह आता है बीच में, इसको, ये जो डैश का साइन होता है ना, इसी को हम बोलते हैं योजक चिन्ह। इसे हम योजक चिन्ह बोलते हैं। ये भी पेपर में आ जाता है कि आपको बहुत सारे चिन्ह दे देता है, जैसे कि जीरो को बोलते हैं लाघव, है ना, ये इसको क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक, है ना, इसको बोलते हैं उद्धरण चिन्ह, ऐसे लगा होता है ना, जिसके बीच में बात लिखी होती है। तो आपसे बोल देगा, जैसे कि यहाँ पर चार दे दिए, ए बी सी एंड डी। अब वो आपसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से उद्धरण चिन्ह कौन सा है, तो आपको डी को क्लिक करना है। वो पूछे लाघव चिन्ह कौन सा है, तो आपको ए को क्लिक करना है। अगर वो पूछे योजक चिन्ह कौन सा है, तो आपको बी को क्लिक करना है ना। और सी में मैंने अब पूछे प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है, तो आपको सी को क्या करना है, टिक करना है। हाँ, और हिंदी में ये चिन्हों की संख्या कितनी है, ये जो चिन्ह लगाए थे ना अभी, क्वेश्चन मार्क आता है, लाघव आता है, तो ऐसे चिन्हों की संख्या कितनी है? ऐसे चिन्हों की संख्या 20 बताई गई है। ठीक है, भरत मुनि के अनुसार, शायद तो ये भरत मुनि है, भरत मुनि के अनुसार हिंदी में चिन्हों की संख्या 20 बताई गई है। ठीक है, और भरत मुनि ये भी बोलते हैं कि पूर्ण विराम को छोड़कर सभी चिन्ह अंग्रेजी से लिए गए हैं हिंदी में, तो इस बात को भी याद रख लेना। अब देखो, ये आपका खत्म हो रहा है, द्वंद्व समास हो गया। ठीक है, अब आता है बहुब्रूवी समास। बहुब्रूवी, अब मैंने आपको बताया था कर्मधारय समास और बहुब्रूवी समास में कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब कि कंफ्यूजन हो जाता है, बहुब्रूवी है या कर्मधारय। तो आप इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। देखो यहाँ पर देखो, नील और कंठ से मिलकर बना, देखो यहाँ पर क्या बोला, नील और कंठ, नीला है कंठ जिसका, इसका मतलब क्या, किसका कंठ नीला है? शिव जी का। यहाँ पर जब मतलब शिव जी निकल रहा है तो बहुब्रीवी समास है ना, मतलब दो शब्दों से मिलकर कोई तीसरा शब्द निकले, तीसरा शब्द निकले, है ना, और जिसका अर्थ भी हो कुछ। ठीक है, तो उसे बोलते हैं बहुब्रीवी समास। पहले दो शब्दों से मिलकर वही दो शब्दों का कुछ डिफाइन कर पाए वो, मतलब उसको छोटा कर दिया सिर्फ, है तो मतलब दो ही शब्दों का, उसे छोटा करके, जैसे कि वो बनाया था नीला है कंठ जिसका, जिसका भी कंठ नीला है, मेरा कंठ नीला है तो मैं हो गया नीलकंठ। तो यहाँ वहां पर होता है क्या, नीलकंठ, तो वहां पर होता है कर्मधारय समास, है ना। और जब ऐसी बात हो कि दो शब्द मिले और तीसरा नया बन जाए, तो वो होता है बहुब्रीवी समास। चंद्र मौली, चंद्र है जिसके सिर पर, है ना, तो किसके सिर पर चंद्र है? शंकर के सिर पर चंद्र होता है, चांद होता है, आपने देखा होगा। गले में सांप होता है ना सर, ऐसा मान लो कि गले को, मेरे को याद नहीं है कि गले को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो ऐसा कुछ आया कि गले में जिसके सांप है ना, ऐसा चक्र पाणी होता है। चक्र पाणी किसको बोलते हैं? विष्णु, विष्णु के हाथ में चक्र होता है। ठीक है, विष्णु के हाथ में चक्र होता है, तो चक्र पाणी, पाणी का मतलब होता है हाथ। ये आपके सिनोनियम में भी आ जाता है, और ये आपके उसमें शब्दार्थ में भी आ जाता है। तो पाणी का मतलब याद कर लीजिए, पाणी का मतलब होता है हाथ। पाणी का मतलब क्या होता है? पाणी का मतलब होता है हाथ, इसे याद कर लीजिए, कई जगह पर ये आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है पाणी। हाथ भी याद कर लीजिए, चक्र पाणी, ये अगर इसका मतलब विष्णु है तो बहुब्रीवी है। और चक्र पाणी का मतलब ये है कि किसी के हाथ में चक्र लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? कर्मधारय समास है। ठीक है, पर लेकिन ये कुछ शब्द होते हैं जो कि फिक्स हो गए हैं,
ये फिक्स हो गए हैं, किसी ना किसी के लिए ही बोले जाते हैं। जैसे कि नीलकंठ हम शिव जी के लिए ही बोलते हैं, तो बहुब्रीवी में ही लगाते हैं। अगर दोनों शब्द आ रहे हैं और एक ही लगाना, तो आप बहुब्रीवी शब्द ही लगाएं, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब ये हो गया। ठीक है, बहुब्रीवी हो गया। बहुब्रीवी समास एक तत्पुरुष समास नहीं होता। अच्छा, बहुब्रीवी समास तत्पुरुष समास नहीं होता, द्वंद्व समास तत्पुरुष समास नहीं होता, लुप्त समास पर लेकिन तत्पुरुष समास होता है ना। ये सब जो हमने पढ़े थे, ये सब तत्पुरुष समास के टाइप थे इससे पहले, है ना। द्वंद्व समास तत्पुरुष नहीं होता, बहुब्रीवी भी नहीं होता। अब एक लास्ट रह गया, अव्ययी भाव समास। इसमें किस तरह के शब्द आते हैं, जैसे कि यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, तो ये यथाशक्ति हो गया। आमरण, मरने तक, है ना। और अनुरूप, रूप के योग्य, तो ये अव्ययी, ये क्या होते हैं, अव्ययी भाव समास होते हैं। अब एक आपको एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है, देखो एक चीज आ जाती है अव्ययी भाव समास, तो नहीं अव्ययी नहीं, ये बहुब्रीवी समास। तो एक क्वेश्चन आता है कि मतलब एक डेफिनेशन याद कर लीजिए, बहुब्रीवी समास में दो पद होते हैं ना, पहला और दूसरा, दोनों ही पद आप प्रधान होते हैं। आप प्रधान मतलब दोनों ही मेन पद नहीं होते, ठीक है। बहुब्रीवी समास में दोनों ही पद आप प्रधान होते हैं। बहुब्रीवी में क्या है, दोनों पद, दोनों पद, पद का मतलब होता है शब्द, आप प्रधान होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, अप्रधान। इस बात को आप लिख लेना, कहीं लिख लेना, नोट्स बना लेना। ये क्वेश्चन आप डायरेक्ट आता है ना। जैसे कि बोले कौन निम्नलिखित में से किसके दोनों पद आप प्रधान होते हैं, तो इसको बोलते हैं बहुब्रीवी पद, बहुब्रीवी समास को। बहुब्रीवी समास के दोनों ही पद आप प्रधान होते हैं, मतलब एक भी पद प्रधान नहीं होता। और एक और चीज बतानी है आपको, ठीक है। अब आ गया द्वंद्व समास, एक बहुब्रीवी एक द्वंद्व। और द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों ही पद प्रधान होते हैं। जैसे भाई भी प्रधान हो, बहन भी प्रधान हो, दोनों का ही अपने आप में मीनिंग भी है, ठीक है। दोनों पद क्या होते हैं, अरे यार एक मिनट, दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है। दोनों पद प्रधान होते हैं, ऐसे लिख लेना, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मैं इससे आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊंगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो लास्ट, it would be most helpful for you, okay, and do it well, and good luck for your upcoming exams. Thank you, bye.